अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे और सबसे पहले आज मईशत का जायज़ा इजलास जो अब से कुछ देर पहले हुआ उसके बारे में बात करना, उसके बारे में आपको बताना कुछ पॉइंट ज़रूरी है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के हमरा तमाम जो एक मिनिस्टर्स थे वो भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी मौजूद थे। उनका ये कहना है और जो ब्रीफिंग दी गई प्राइम मिनिस्टर को उनमें ये चीज़ वाज़े है कि टैक्सेशन सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा। टैक्सेशन सिस्टम में किसी को छूट नहीं दी जाएगी। टैक्सेशन सिस्टम जो कि हमारी नीड ऑफ द आवर है, टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स बेस बढ़ाना, टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की गई है। साथ साथ ये कहना कि जो सेक्टर्स जो अनटैक्सड हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिजर्वेशंस हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर उनके रिजर्वेशंस काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन टैक्सेस सबको देने होंगे, टैक्सेस के ऊपर कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो आज इसके ऊपर वाज़े पैगाम दिया गया। साथ साथ जो इकॉनमी की मईशत की बेहतर हालात हैं, बेहतर जो हालत है उसके ऊपर बातचीत की गई कि इन्फ्लेशन में कमी की गई, 38% से 7% पे लाई गई। साथ साथ अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कल भी रात को कौम से भी एड्रेस किया था और उसमें भी यही पैगाम दिए गए थे कि अभी जो मौजूदा इकॉनमी की सूरत हाल है, इसके बरक्स अगर 2 साल पहले उससे थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। हम ये डिफरेंस वाज़े तौर पे देख सकते हैं। जो जैसे कि मैंने कहा, इन्फ्लेशन के नंबर 38% से 7% पे आना, पॉलिसी रेट के हवाले से बात करें 22% से 15% पे आना, अगर हम करंट अकाउंट के हवाले से बात करें जो हाल ही में हमारे डेफिसिट को कन्वर्ट करके हम देख रहे हैं कि सरप्लस की तरफ आ रहा है। साथ साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गैप की बात करें, रेमिटेंसेस में इजाफे की बात करें, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस जो कि मईशत के मुस्बत इशारे हैं, जिनकी वजह से आने वाले दिन भी बेहतर होंगे। और हम ये भी देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि कल भी ये बात की गई और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आज भी बात की गई कि अपने हायर इंडेक्स को टच कर रहा है, यानी कि 94,000 के लेवल को फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री, 77 सालों में ये पहली बार हुआ कि मार्केट ने 94,000 का लेवल टच किया। और आज के दिन की भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आज भी 94,900 एंड देयर अबाउट क्लोजर हुआ, यानी कि सिर्फ 95,000 से 5 पॉइंट्स हम कमी पे हैं। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि मार्केट में अभी भी तेज़ी दिखाई दे रही है। साथ साथ अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर के उन पॉइंट्स का भी जिक्र करें जो मईशत के हवाले से अब जो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं वो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उसमें एसओईज़ के हवाले से प्राइवेटाइजेशन है, वो एसओईज़ जो ब्लीड कर रहे हैं उनको देखना है, रीसाइजिंग के हवाले से भी बात की और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंडिकेट की जो कि जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, जिनको मुस्बत इशारे में पाकिस्तान के लिए लाने में मदद देने के लिए ज़रूरी है। वो चीज़ें हैं, वो इनिशिएटिव्स, वो इंडिकेशंस अब लेना ज़रूरी है। IMF और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से भी जो मीटिंग्स हुई उनका क्या इनपुट हुआ वो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डिस्कस। तो आज के हम जो गेस्ट हैं हमारे साथ उनका इंट्रोडक्शन कराते चलें और फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ इन दी स्टूडियो शम्सुल इस्लाम साहब मौजूद हैं इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। आमिर वहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। और अब से कुछ देर बाद शारिक वोहरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे ओवर स्काइप, आप भी बिजनेसमैन हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मार्केट के अपडेट्स, मार्केट के ARs देखते चलें इन द स्टूडियो। सो डू हैव अ लुक। आज के मार्केट के जो अपडेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं। ओपन हुई मार्केट 94,763.64 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई। अब आप देख सकते हैं कि हायर साइड पे मार्केट ऑलरेडी टच कर चुकी है 95,307.91, लोअर वाज 94,620.44 एंड फाइनली क्लोजर रहा 94,995.67, यानी कि 232.03 का इजाफा देखा गया। अच्छा, अब हायर साइड पे और लोअर साइड पे मार्केट आप देख सकते हैं कि जब मार्केट ओपन हुई और वही एक स्पैन था कि जब मार्केट ने अपना लोअर पंच किया, अदरवाइज मार्केट हायर साइड पे गई और क्लोजर भी काफ़ी रिकवरी के बाद और हायर साइड से थोड़ा सा कम हम कह सकते हैं कि 94,000 के लेवल पर हुआ। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब एक चीज़ जो वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है वो है मईशत पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब का और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जो एक यकीन है
और जब ऐसी स्पीचेस होती हैं और ऐसी जब इंडिकेशंस होती है कि आने वाले दिन कैसे होंगे, और तमाम लोग पॉलिटिकल, खासकर जो आपकी हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अप्रोच है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी या स्टेबिलिटी की तरफ जब इंडिकेशन देती है, तो यहाँ पे चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। तो शमसुल इस्लाम साहब मौजूद है, मैं उनसे कमेंट लूँगी। सर, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की इजलास में जो अभी ये जो ब्रीफिंग है वो, और जो कल की एड्रेस थी, उन दोनों चीज़ों को आप ज़रा डिस्क्राइब करें, ख़ास कर जो मईशत जायज़ा इजलास है इसके अंदर, और फिर ख़ासकर जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी होम ग्रोन एजेंडा देंगे, आने वाले दिनों में आप क्या चीज़ें देख रहे हैं जो कि बहुत ही वाज़े पैगाम दे रही है? देखिए जी, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है कॉन्ट्रैक्शन से वापस निकल के रिकवरी की तरफ आ रही है, और वो आपने देखा है कि इसका इंडिकेशन जो है स्टॉक एक्सचेंज दिखाता है कि एक ज़माने में 55,000 का इंडेक्स था और अब जाके 95,000 टच कर चुका, और फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन लेकिन उसके बावजूद फिर 95,000 के करीब आ चुका है। तो ये एक आपकी पहली हेल्थ को जाहिर कर रहा है कि आपके जो है एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर आपके इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है। आपके रिजर्व जो है किसी ज़माने में लेस देन 1 से 1.5 महीने के इम्पोर्ट्स के होते थे, अब वो कोई 2.5 महीने की इम्पोर्ट्स के रिजर्व बढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर इजाफा हो रहा है। आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। रेमिटेंस जो है पहले 2 बिलियन 2.5 बिलियन के अराउंड होती है, वो 3 बिलियन पे चली गई। तो ये भी एक एतमाद है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कि वो वापस यहाँ पे पैसे भेज रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक जो है वापस इकोनॉमिक उसकी जो डायरेक्शन है सही हो रही है, लेकिन बहुत से लोग डाउट इसलिए शो करते हैं क्योंकि जब रिकवरी से आप कॉन्ट्रैक्शन से रिकवरी की तरफ आते हैं तो फिर उनको एप्रीहेंशंस होती हैं। और लेकिन पॉजिटिव चीज़ देखनी ये है कि पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। आपकी इंटरेस्ट रेट जो 22% था वो कम होकर 15% आ गया है, और फिर बैंक्स जो है अब अपनी उसको मनी लेंडिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लीजिंग कंपनीज हों या बड़ी कंपनीज हों, उनको भी दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हाल बना है वो एक अच्छी पॉलिसीज़ का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो SIFC जैसे बनी, और फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने जो पॉलिसीज़ अपनाई हैं, तो इन हालात में जो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी उसको बाद में रिकवरी करना, हैट्स ऑफ टू देम के दिन की पॉलिसी बहुत अच्छी थी। और अब आपका जो IMF का भी प्रोग्राम जो लोग आए हैं विज़िट करने के लिए, उसमें भी आप देखें कि आपको जो लोगों ने पहले शूट शुरू कर दिया था कि मिनी बजट आ रहा है, मैक्सी बजट आ रहा है, तो वो अभी कोई चांस नहीं है कि उसका, क्योंकि आपको थोड़ा सा डाउनफॉल आया है उसके अंदर आपके रेवेन्यू कलेक्शन में। लेकिन आप जब इकॉनमी स्टार्ट होगी, गेयर अप होगी, तो उसके बाद फिर देखिएगा कि आपका रेवेन्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोकल इन्वेस्टमेंट बढ़नी शुरू हो जाएंगी, कैपिटल अब बारे में है लोगों को बोरो करने से, बैंक से लेके और इन्वेस्ट करने में, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना। अभी आपकी जो कल की जो रिपोर्ट है कि राइस की एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद सेकंड लार्जेस्ट बाय सिंगल HS कोड जो है वो एक कमोडिटी है, उसने डिस्पाइट ऑल ऑड्स के इंडिया ने MEP ख़त्म कर दी थी, इंडिया में एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो ख़त्म कर दी, और एक बड़ा खदशा जाहिर हो रहा था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है सिंक हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की राइस की एक्सपोर्ट में 52% से ज़्यादा की इजाफा हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और 47% जो है वो कोर्स राइस की रेवेन्यू अर्निंग हुई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी आप देखें ग्रोथ हो रही है। और पिछले सालों में भी आप देखेंगे जब आपकी जो आपकी ग्रोथ है जो SGP की, वो अपना GDP की थी 3.07%, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का था। 2 के LSM आपका थोड़ा सा कॉन्टैक्ट हुआ था, लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जिसको हम कहते हैं कि ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। सारी इंडस्ट्रीज़, चाहे वो आपकी कोई एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री ले लें या उससे रिलेटेड सर्विसेज की ले लें, इंपोर्टेड जो मशीनरी आ रही है, वो सब डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर को हमने बचाना है, तभी पाकिस्तान एक रिकवरी मॉडल में आएगा, और पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम 35 बिलियन की एक्सपोर्ट सिर्फ एग्रीकल्चर के क्रॉप। बिल्कुल सही फरमाया शम्स साहब आपने। मैं आमिर साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब को अभी ब्रीफिंग दी गई, जो अभी जो जायज़ा इजलास चला, और उसमें हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वाज़े पैगाम दिया कि टैक्सेस या टैक्सेशन सिस्टम में सबको आना है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हों, चाहे वो आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, क्योंकि सैलरीड क्लास पे बहुत ज़्यादा बोझ है। तो ये प्लीज़ आप पॉइंट को वाजे कीजिएगा। और दूसरा ये कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो IMF हो, एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक और तमाम जितने भी हैं हमारे पास इंस्टीट्यूशंस, उनका ये कहना है कि अब पाकिस्तान की GDP ग्रोथ, और ख़ासकर जो 2 साल का अरसे में जितना एक डेवलपमेंट हुई है, इन द सेंस कि अब थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि उस डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से निकलकर अब एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाना, ये कैसा सफ़र था और कितने मुश्किल हालात से अब हम आगे आ चुके हैं? शुक्रिया मैडम। ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि टैक्सेशन जो है ना, टैक्स हर किसी को देना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि
टैक्स जो है हम सबका एक बुनियादी हक है कि हम सब अपना टैक्स पे करें। जो टैक्स बनता है एटलीस्ट ज़रूर पे करना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, कोई भी जो चीज़ हो हमें टैक्सेस में देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि टैक्सेशन को थोड़ा सा इजी करना चाहिए। मैं यही प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें टैक्सेस जो है ना उसका तरीक़ाकार आसान करना चाहिए। सबसे बड़ा जो हमारा मुश्किल है हमारे मुल्क में टैक्सेशन है। टैक्सेशन तो कैसे आसान करना चाहिए कि खुद से फाइल कर दें? नहीं, खुद से फाइल नहीं, देखें सेल्फ असेसमेंट स्कीम्स भी हो सकती हैं। उसके अलावा आप जो छोटा ताजर है उसको मिनिमम टैक्स से स्टार्ट करेंगे, आप 10% से स्टार्ट कर लें, 15% से स्टार्ट कर लें, आस्ता आस्ता जितनी जितनी जिसकी ग्रोथ होती जाए उतना उतना वो टैक्स देता जाए। तो एक बंदा है उसको टैक्स देने के लिए, अवेयर करने के लिए उसको अच्छे तरीके से देखें। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं लाते हैं, कोई दुनिया में आप कोई प्रॉपर्टी की करते हैं, किसी चीज़ भी करते हैं, आप इनिशियल लोगों को आप थोड़ा सा इंसेंटिव देते हैं। तो इसी तरह आप जब टैक्स नेट में लोगों को लाना है आप इंसेंटिव दें, थोड़ा सा इंसेंटिव देंगे तो लोग जो है वो माइल होंगे और आएंगे। दूसरी बात ये है कि हमें जो टैक्स देने वाले हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। एक तो ये पॉजिटिविटी है कि उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए ताकि वो टैक्स मज़ीद से मज़ीद देने की उसकी ख्वाहिश पैदा हो। और जो टैक्स ज़्यादा दे, अब हम जब जाते हैं किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, वो कहते हैं पेमेंट कैश से है तो इतना % टैक्स कटेगा, अच्छा कार्ड से है तो आपको कम टैक्स कटेगा। तो क्या ये ऐसे काइंड ऑफ इंसेंटिव ये थोड़ा सा अट्रैक्शन पैदा करेंगे? ये अट्रैक्शन पैदा की जाती है कि जी अगर आपने कैश पे करना है तो आपको 18% से टैक्स देना पड़ेगा, अगर कार्ड के थ्रू देना पड़ेगा तो 5%, 12-13% की जो टैक्स पे कर रहे होते हैं उनके लिए तो अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ होती है कि वो टैक्स पे करना है, उन्होंने कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी, क्योंकि वो सारी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। तो दूसरी बात ये है कि देखें हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क अल्लाह के शुक्र है एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। डाउन साइजिंग भी हो रही है, अब हमारे एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं और दूसरी हमारे डॉलर भी जो है मुल्क से बाहर से आ रहा है। जैसे कि शम्स साहब ने कहा है कि हमारी रेमिटेंसेस भी बहुत ज़्यादा 3 बिलियन की रेमिटेंसेस आई हैं पर मंथ आ रही हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स बनी हैं। एग्रीकल्चर की इस दफ़ा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। शुगर एक्सपोर्ट हुई है, राइस एक्सपोर्ट हुआ है, हमारी सब्जियां, फ्रूट ये एक्सपोर्ट्स की तरफ जा रही हैं। फिर दूसरा SIFC के तहत अभी हमारा जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में हम आ रहे हैं, अगले 3 से 4 साल में इंशाल्लाह ताला हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमें वैल्यू एडिशन की तरफ भी आना चाहिए कि जो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें उसकी वैल्यू ऐड करें। वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें उसका मज़ीद बेनिफिट हमारे मुल्क को मिलेगा। हमें जो है ना हमारी जो इदारे हैं जैसे कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इस तरफ कोशिश करे, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए या ना आए वो कोई मसला नहीं, लेकिन वो तो लोगों SIFC FDI के लिए तो काफ़ी कोशिशें करें FDI के लिए, लेकिन लोकल जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं ना, लोकल जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनको माइल करें। देखिए हमारे मुल्क में भेड़ चाल है, एक बंदा CNG स्टेशन लगाता है तो CNG स्टेशन की बरमाद हो जाती है, ये बिजनेस ज़्यादा है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो लोगों को ना डिफरेंट बिजनेसेस करने का तरीका सिखाना चाहिए कि आप SME के बिजनेस में आ जाएं, इंजीनियरिंग के बिजनेस में आ जाएं। चलिए मैं आमिर वहीद साहब इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी देखते चलते हैं हम रिपोर्ट जो आज और कल की जो डेवलपमेंट है, खासकर जब हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो स्पीच है उनके कुछ पॉइंट्स है इस पर रिपोर्ट है, देखें फिर वापस आते हैं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए के टैक्स की वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया है और टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट व दीगर इंतजामी इकदाम से बेहतर किया जाएगा। वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमती इकदाम से महंगाई की शरह में कमी वाक़ई हुई है और ये 38% से 7% पर आ गई है। इसकी बुनियाद पर पॉलिसी रेट 22% से 15% पर आ गया है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह वजीर आजम बहुत जल्द मुआशी रोड मैप अवाम के सामने रखेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि 11 महकमों में राइट साइजिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 5 इदारों में ये अमल जारी है। उन्होंने कहा कि नेशनल फिस्कल पैक्ट को काबीना ने मंजूर किया है, अब NFC पर नजरसानी की जरूरत नहीं है। IMF वफद के हालिया दौरे पर बात करते हुए वजीर खजाना का कहना था कि IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायजा लेना नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। उनका कहना था कि ये IMF का नहीं पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। आलमी मालियाती इदारा सिर्फ मदद कर रहा है। IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। उन्होंने कहा कि IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात होते रहते हैं, ताहम कुछ निकात पर आमने सामने बैठकर बातचीत जरूरी थी, लिहाजा हकाइक की बुनियाद पर खुलकर बातचीत की। आलमी मालियाती फंड के साथ हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल हुआ। IMF 14 माह की मुआशी कारकर्दगी से हैरान है। वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमती
इकदामात से मईशत दरुस्त में गामजन है। मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल करेंगे और तमाम शोबों में इस्लाहात जारी रहेंगी। ताहम मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं किया जाएगा। जी, रिपोर्ट आपने देखी और इसके अंदर भी वाकई वही पॉइंट्स हमने जो अभी डिस्कस किए हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक हाईलाइटेड हैं, उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। मैं शम्स साहब आपसे पूछूंगी, राइट साइजिंग का एक इन्होंने बात की कि 11 महकमों में राइट साइजिंग के हवाले से बात की है। जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हमेशा जो गवर्नमेंट कहती है ना आम लोग भी लें, वो गवर्नमेंट ख़ुद भी ले रही है, तो इसके बारे में बताइए। और दूसरा हमारे लिए जो हम कह सकते हैं वो चीज़ें, वो SOEs जो ब्लीड कर रही हैं उनको सेटल करना, जहाँ से हमारा एक डेट ट्रैप स्टार्ट हो रहा है या फिजिकल डिसिप्लिन की बात करें वो सेटल डाउन नहीं हो रहा, वो चीज़ें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं उनको अब सेटल करना है। लेकिन ये बड़ी खुशाइंद बात है कि गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बड़ा कीन इंटरेस्ट लिया है कि इसके अंदर राइट साइजिंग पे जा रहे हैं और जो SOEs की प्राइवेटाइजेशन के उसके ऊपर प्रोग्राम, बल्कि अभी कुछ SOEs को सिलेक्ट भी कर लिया गया है कि जिसको अभी कल की उसमें सेशन मीटिंग हुई कि जिसमें 29 में जब 11 उन्होंने सेलेक्ट भी कर लिए हैं जो कंसर्न मिनिस्टर थे तनवीर हुसैन राणा साहब। तो असल चीज़ क्या है कि पाकिस्तान के पास जो टैक्सेस का वो जो टैक्स रेट बढ़े हुए हैं ना, उसकी वजह ये थी कि हमारे जो एक्सपेंडिचर है उसको मीट करने के लिए हमें टैक्सेस चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपकी SOEs जो ब्लीड कर रही थी, जहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, उसको आपने प्लग करना है, वो ड्रेन रोकते हैं तो ऑटोमेटिकली टैक्स रेट जो अभी है, जैसे आप भाई कह रहे थे, तो टैक्स रेट भी खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो फिर लोगों को परेशान होने की जरूरत है। एक रिफॉर्म के जरिए मुकम्मल हो सकता है और साथ ही आपको कुछ मिनिस्ट्रीज़ का मर्जर करना चाहिए। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक्सपोर्ट का भी आप देखें ग्रोथ आ रही है लेकिन जितनी हमें चाहिए थी उतनी नहीं हो सकी। अब शुगर का जिक्र किया कि शुगर की एक्सपोर्ट अब अलाउ हो रही है। फरवरी में लास्ट ईयर में 775 का इंटरनेशनल पे प्राइस थी शुगर की, अब जो है वो 550 के अराउंड चल रही थी। अगर उस वक्त अलाउ कर देते, और वो अलाउ इसलिए नहीं हुआ था कि उस गवर्नमेंट में जब आपका जो डिसीजन मेकिंग थी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो नेशनल फूड सिक्योरिटी और सैप का जो डिसीजन थे उसमें एप्रीहेंशन दिखाएंगे कि शायद चीनी आगे जाके महंगी हो जाएगी। वो महंगी नहीं हुई बल्कि सस्ती हो गई। तो अगर पाकिस्तान की 3 मिनिस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आ जाएँ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन, तो पहली बात तो ये कि जब एक मिनिस्ट्री का इसी वजह से शायद ये चीजें देखी जा रही हैं। जॉब्स जो हैं वो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज कर रही होती हैं। पाकिस्तान का मसला पोटेंशियल का नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है, यहाँ डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। मैं मिसाल देता हूँ कि एक, लेकिन सर चलें जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी जो हो रहा है अभी तो डिसीजंस बैक टू बैक हो रहे हैं ना। अब तो ये देखा जा रहा है ना किस चीज़ की ज़रूरत है और कितना ज़्यादा वो एक लॉन्ग टर्म रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बिल्कुल, जो रेड टेपिज्म था वो तो SIFC के आने से, एस्टेब्लिश होने से वो तो तकरीबन ख़त्म होकर रह गया। अब तेज़ी से काम हो रहे हैं, तो इससे अब आप ये समझ लें कि आपके पास अब आइंदा जाके जब पाकिस्तान के पास फिजिकल स्पेस होगी तो टैक्स रेट को कम कर दिया जाएगा। मैं खुद बिलीव करता हूँ कि आप टैक्स रेट को कम करें और बेस को बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारा सेक्टर जो आपका जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उससे बड़ा सेक्टर जो है पैरेलल इकोनॉमी का है, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे तो कैश इकोनॉमी जितनी भी है उसको आप अगर थ्रू नेट्स कार्ड के, जैसे आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होता है, आप आज अगर वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड यूज़ कर रही हैं तो उसके पैसे भी बाहर जा रहे हैं। आप स्टेट बैंक को चाहिए कि एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र का कार्ड शुरू कर दे और हर वो पाकिस्तानी जिसके एक सर्टेन अमाउंट सैलरी का हो उसको इशू दे, उसकी लिमिट करे। तो वो स्पेंडिंग जो मैं और आप ग्रॉसरी शॉप्स पे जाके बाहर खाने पे करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड की जगह आप नेट्स कार्ड दे देंगी तो एक तो बाहर वाले जिनका आप जो गेटवे यूज़ कर रही हैं उसको फीस नहीं जाएगी, दूसरा वो सारी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। जो FBR ने जो अभी इंसेंटिव ऑफर किया है कि आपकी थ्रू क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग है तो उस पर डिस्काउंट है रेट का, वो भी यही है कि डॉक्यूमेंट करना है। चलें शम्स साहब, गुफ्तगू जारी है, अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। यकीनन मईशत के हवाले से बात हो रही है, शम्स साहब भी मौजूद हैं, आमिर वहीद साहब भी मौजूद हैं। मैं आमिर वहीद साहब से पूछती हूँ, आमिर साहब शुगर के हवाले से इन्होंने जिक्र किया, तमाम एक्सपोर्ट की हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज़रूरत को देखना, ख़ासकर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, राइस हो, कॉटन हो, व्हाटएवर द प्रोडक्ट, लेकिन उसके अंदर ये भी देखना कि हमारे मुल्क में क्या ज़रूरत है। तो जो इक़दामात या जो चीज़ें ये बता रहे थे कि टाइमली नहीं हुआ, अब कैसा जा रहा है, अब कैसी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, चीज़ें अभी भी टाइमली डिसीजंस नहीं हो पा रहे होते, और अगर टाइमली डिसीजंस हम कर लें तो चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज भी हो सकती हैं और एक्सपोर्ट भी अच्छे तरीके से हो सकती है, उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा अच्छा आ सकता है। देखिए, जैसे ये कि आज से 4 महीने पहले शुगर की प्राइस $700 प्लस थी, आज $200 कम है, $200 कम हमारे मुल्क को मिल रहे हैं। अगर टाइमली डिसीजंस कर रहे थे, 140 की प्राइस थी शुगर की, अब 120 है, 20 रुपये किलो प्राइस भी कम होगी और $200 का जो रेवेन्यू आना था वो भी हमें नहीं मिल रहा। तो ये टाइमली डिसीजंस की बात है। इसी तरह कॉटन में अच्छा, है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब आती है तो उसकी एक अपनी वर्थ होती है, एक अपनी कहते
कहते हैं ना उसकी ऑर्डर करने की सलाहियत जो होती है वो ज़्यादा होती है, ना कि अब हम इंटरिम की बात करें या उससे पहले की बात करें। तो क्या लगता है आपको कि अब जो स्टेबिलिटी या एक सर्टेनिटी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है बिजनेसेस के लिए? देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, हमें अगले 10 साल की प्लानिंग करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमें 1 महीने या 2 महीने की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, बिजनेस जो उससे बिजनेस फ्लोरिश करेगा। देखिए, बाहर से भी आके लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, उनको पता होगा कि हमें अगले 10 साल में किसी ने तंग नहीं करना और 10 साल यही कंसिस्टेंट पॉलिसी रहनी है। अगर इस तरह की पॉलिसीज़ हम ये गवर्नमेंट अब इस तरह की प्लानिंग्स बना रही है कि जी SEZ स्पेशल बना रही, टेक्नोलॉजी जोन्स भी बना रही है, स्पेशल अपना इकोनॉमिक जोन्स भी बना रही है, तो वो इस तरह की चीज़ें प्लान कर रहे हैं। अगर वो चीज़ें प्लान करेंगे, अगले 10 साल का किसी को बेनिफिट मिलेगा तो इंडस्ट्री पाकिस्तान वाले खुद भी यहाँ पे लगाएंगे और बाहर से आके भी लगाएंगे और चीज़ें बेहतर से बेहतर हो जाएगी। मुझे अच्छा, टैक्सेशन जो रिफॉर्म्स के हवाले से, क्या मैं शम्स साहब आपसे पूछूंगी कि टैक्सेशन के रिफॉर्म्स या स्ट्रक्चरल थिंग्स के हवाले से बात की गई, मज़ीद किन किन चीज़ों में आप समझते हैं कि स्ट्रक्चरल्स या रिफॉर्म्स के हवाले से मज़ीद चेंजेस आएंगे? क्योंकि अभी तो हम देख चुके हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं सियासत नहीं, रियासत को पहले रखते हैं और अब बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने देखी अनपॉपुलरली आगे बढ़ते हुए देखी और फिर उसके अब नताइज आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कौन कौन सी चीज़ें जो मज़ीद अब आप समझते हैं कुछ रिफॉर्म्स आ जाएंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जिनका तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इंदिया दिया है। नहीं, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वो FBR के अंदर रिफॉर्म्स लाना था और उसके अंदर जो विंग पॉलिसी का अलग कराया जा रहा है और ऑपरेशन साइड अलग हो गई है। और साथ ही देखें ना आप, इतना बहुत बड़ा रेवेन्यू का एक लीकेज होता था, थेफ्ट होती थी, वो इन कनाइवेंस विद ऑफिशियल्स FBR की होती थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उनको पब्लिकली कहा और उसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया कि उन्होंने ट्रांसफर्स कर दिए। आप जब उसको सही करेंगे FBR के सिस्टम को, तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ना होना चाहिए। पाकिस्तान में 6.5 लाख जो है तकरीबन दुकानें हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, और छोटी तो आपको उससे भी कई गुना ज़्यादा है। ट्रेडर्स ने कहा था, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग हियर, कि जो ट्रेडर्स ने कहा था कि वो जो ताजिर दोस्त स्कीम भी थी, फिर उसका उसमें कोई ऐसा कोई खातिर ख्वाह एक अच्छा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि मज़ीद ट्रेडर्स को भी अभी इस रूट के अंदर लाया जाएगा। देखिए, जो आपने ऐप के जरिए कोशिश की थी ना, उस पे ऊपर नहीं आना था, क्योंकि विलिंगली कोई भी नहीं आना चाहता, क्योंकि जब आप टैक्स रेट ज़्यादा रखते हैं तो हर शख्स टैक्स देना नहीं चाहता और चाहता है कि मैं बचा लूँ। आपको चाहिए कि प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लेकर आएँ और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस करें। लोगों का FBR के डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन जो है वो कम से कम होना चाहिए। फिर आपने ये देखना है कि कौन सा सेक्टर कमा रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मुल्क के अंदर जो है वो तमाम लोग जो टैक्स कमा बिलियंस रहे हैं लेकिन रुपया नहीं दे रहे, जैसे बहुत सारे आपके ऐसे लोग हैं जो आपकी ब्यूटी के पार्लर्स को ले लें, डॉक्टर्स को ले लें। एक खातून के सामने आप पार्लर की वो ना करें, बाकी डॉक्टर्स को देखें रोजाना के 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके उठते हैं, वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनके पास क्या है, टोटल कैश ले रहे हैं। क्या ऐसा हम नहीं कर सकते कि जो फीस भी होगी डॉक्टर की वो आप थ्रू चेक दें? यूके में ऐसा सिस्टम होता है। आपको सर्विसेज सेक्टर को बेहतर करना है और सर्विस सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। हम डेफिसिट जो शो करते हैं सर्विस सेक्टर में, हमारे पास डेफिसिट होता है। फिर साथ आपने देखना है कि जो आपका वो जितनी इकॉनमी कैश की है, जितना डॉक्यूमेंट करते जाएंगे आपके पास रेवेन्यू आएगा, लोग कमाएंगे, लोगों को कमाने दें। आप अगर उनके ऊपर बोझ लगा देंगे, जैसे आपका टैक्स जो अराउंड 69% 60% जो है कॉर्पोरेट सेक्टर दे रहा है, क्या कितना इतना प्रॉफिट हो सकता है? तो फिर इसके बाद लिमिटेड लोग आते हैं, आप उसको ईज आउट करो। दुनिया की कोई भी मुल्क देखो, UAE दुबई को देख लें, आप सिंगापुर को देख लें या कोई और मुल्क देख लें, वहाँ पर टैक्स रेट इतना ज़्यादा नहीं है। इंडिविजुअल पे आप 17% मैं बिलीव करता हूँ कि रखें और 25% कॉर्पोरेट सेक्टर पे लाएं। आपको लोकल इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि आपको FDI की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही आपकी स्ट्रेंथ होगी। देखिए, पाकिस्तान में जब आपका बुक्स को मेंटेन करने के लिए हर शख्स कारोबारी बड़ा होशियार होता है, वो जितना डिक्लेयर करता है उसके हिसाब से वो बाकी पार्किंग आपकी दुबई में प्रॉपर्टी में, लंदन में इधर उधर हो जाती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी, वही फिर री इन्वेस्टमेंट होगी। तो उसको आपने टैक्स रेट को नीचे लाना है और लोगों को इनकरेज करना है कि आप आपके डॉक्यूमेंटेड काम करो। आपका हर पेमेंट को जो है आप कैश पेमेंट से निकाल के आप उस पर ले आओ और इस पर ग्रोथ भी हुई है, स्टेट बैंक के एफर्ट्स हैं, तो वो पाकिस्तान को टैक्स उसमें लगेगा। फिर साथ में एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म जो है बहुत ज़रूरी है कि ये दो जगह, एक जगह करेक्शन हो रही है, कैपेसिटी है लेकिन ड्रेन हो रहा था, चोरी होती थी, दूसरी जगह आपका IPPs का जो है इतना ज़्यादा पैसा दिया तो वो कमाया हुआ टैक्स का पैसा तो वहाँ जा रहा था और उसके अंदर भी आप देखें कितने अनर्थ हुए हैं स्कैम्स। तो ये इसके ऊपर बेहतर मैं आमिर साहब से भी पूछूंगी, फिर उसके बाद हम ARs लेंगे। आमिर साहब, मुझे एक चीज़ ये बताइए, इन्होंने जिक्र किया टैक्सेस के हवाले से, बहुत सारे कैश के कारोबार में आप नहीं आइडिया ले सकते कि कितना कैश का कारोबार हुआ और टैक्स कितना लगना चाहिए। तो
तो एक लमसम अगर कोई टैक्स लग जाता है फिक्स टैक्स रिजीम के थ्रू, तो क्या वो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ज़्यादा सूदमंद होगा, या फिर उनके लिए वही आप उनका हिसाब किताब लगाते रहें और कोई चेक एंड बैलेंस, चेक एंड ट्रेस सिस्टम? देखिए, हमने कोशिश एफबीआई ने की है कि फ़िक्स टैक्सेशन की तरफ आए, जो छोटे दुकानदार हैं उनको फ़िक्स टैक्सेशन की तरफ लेके आएँ, लेकिन उस तरफ नहीं, क्योंकि उन्होंने दुकान के साइज़ के मुताबिक किया है। क्योंकि अच्छा। दुकान के साइज़, किसी की 5 बाई 10 की दुकान है ना, तो उसका 1 अरब के भी हो सकता है टर्नओवर हो, वो बैठ के ऑफिस में बैठ के या दुकान पे बैठ के कारोबार ट्रेडिंग का कर रहा हो। अगर ओके, ठीक है, हाँ। इसी तरह 5 बाई 10 की कोई गारमेंट्स की शॉप है तो उसका अलहदा होगा, तो ये फ़िक्स टैक्सेशन इस पे नहीं चल सकता। मैं ये समझता हूँ कि टैक्स लेने का तरीकाकार बड़ा इजी है। हम तो एक, अब बैंकिंग जो चैनल है, आप उसमें एक ट्रांजैक्शन है, जैसे आपने पहले टैक्स रखा था कि जी 0.01% रख दें, 0.2% रख दें, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आप टैक्स रख दें, आप इनकम टैक्स रख दें, वो आपकी अपनी फुल एंड फाइनल में एडजस्ट हो जाए। वो जितनी आप टर्नओवर करें उसके ऊपर आप एंड ऑफ द ईयर अपने उसमें एडजस्ट कर लें, आपको टैक्स का रेवेन्यू भी, कलेक्शन भी बढ़ जाएगी, और साथ आपका जो है हर बंदा नेट में भी आ जाएगा। और टैक्स की जो रेशियो, जैसे शम्स साहब ने कहा है कि टैक्स की रेशियो आप कम कर लें, स्टार्ट आप 10% से करें छोटे कारोबार की, फिर ग्रेजुअली बढ़ाते जाएँ। जितनी, या 10 करोड़ से ऊपर जिसका बिज़नेस है उसको 15 कर दें, 10 से 20 का जो बिज़नेस है उसको 20 कर दें। इस तरह जितना जिसकी टर्नओवर जितनी ज़्यादा होगी उसका उस हिसाब से आप उसका बिज़नेस बढ़ाते, उसका इनकम टैक्स बढ़ाते जाएँ। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है बड़ा ईजी है। सेक्टर को आप अगर सिर्फ सुपर टैक्स के जरिए अगर जी, जी। टैक्स करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन पुश होता और रहेगा। दूसरी बात है, लोगों को खुशी होगी टैक्स देने में। लोगों को आप डायरेक्ट, आपकी इंटरेक्शन एफबीआर के साथ जब ख़त्म हो जाएगी, आप उनको फियर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा कि हमारी दुकान पे कोई छापा पड़ जाएगा, हमारे दफ्तर पे कोई आ जाएगा। जब वो फियर ख़त्म हो जाएगा तो लोग यकीन करें टैक्स देना भी चाहते हैं। उनको पता है कि हमारे मुल्क में हमारी तरक्की का वजह ही अगर टैक्स देंगे तो होगी। तो लोगों को थोड़ा सा फियर है, उसके फियर को ख़त्म करना और चाहिए। टैक्सेस के ऊपर गवर्नमेंट की रिट है टैक्सेस लेना, और ऑफ कोर्स इसको लेना भी चाहिए। टैक्स देना बुनियादी हक भी है, हमारी ड्यूटी भी है। हमें अपने राइट्स याद रहते हैं, हमें अपनी ड्यूटीज़ भी याद करना चाहिए। मज़ीद भी बात करेंगे, अभी हम देखते चलते हैं कमोडिटीज़, आज की मार्केट में अपडेट्स क्या रहे कमोडिटीज़ के। लेट्स हैव अ लुक इन द लोकल मार्केट एंड इंटरनेशनल एज वेल। जी, गोल्ड के पर तोला प्राइस 2,72,200 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,33,370 रुपीज़। ये हमारी लोकल मार्केट में गोल्ड की पर तोला और 10 ग्राम के अपडेट्स हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं 2,562.63 के लेवल पर। ऑयल WTI पर बैरल $67.4, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $71.54। जी, आज हमने ये अपडेट्स देखे हैं और इसमें मैं यकीनन शम्स साहब से ही पूछना चाहूँगी। शम्स साहब, लोकल मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस में गिरावट देखी जा रही है, एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में भी गिरावट देखी जा रही है, व्हाट्स योर टेक? देखिए, ये मेजर जो चीज़ें पहले आप देखा था कि क्रूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी रीज़न ये थी कि इजराइल और ईरान के साथ जो वॉर लाइक था, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, उसकी वजह से बढ़ी। और साथ ही जैसे ही ट्रंप की विक्ट्री हुई है यूएस के अंदर, तो गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो भी जो बढ़ रही थी वो भी गिरना शुरू हो गई। कोई 33% का इंक्रीज़ आया था एक साल के अंदर गोल्ड के अंदर। वो करेक्शन होके अब जगह $2562 की अगर आपने स्लाइड जो दिखाई है उस पर आ गया। इसी वजह से लोकल बाज़ार के अंदर भी रेट कम हो रहे हैं। क्रूड का भी यही है कि अभी आगे जाके क्रूड के अंदर भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो लोग सोच रहे थे, हमारी करेंसी भी वो भी एप्रिसिएशन की तरफ हमारी है ना? करेंसी स्टेबल हो चुकी है। और मतलब उसके अंदर अगर स्टेबल रहती है करेंसी तो ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हेल्प आउट करेगा। इंडिया में अभी पाकिस्तान के मुकाबले 2% जो है डिवेल्यूएशन हुई है वहाँ पर, और वहाँ से कोई $10 बिलियन निकल गए हैं इक्विटी मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से। जो फॉरेनर के जो इन्वेस्टर थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो निकाल के ले गए। जबकि पाकिस्तान के अंदर अब वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मुकामी रिटेल सेक्टर लोग भी इन्वेस्टर दे रहे हैं और दूसरे भी आपके आ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। हम अगर ऑयल की प्राइसेस को मैं देखता हूँ कि ये तकरीबन आपका जो है 80 और 70 के बीच में चलेगी, और आपकी जो गोल्ड प्राइसेस हैं $2500 से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने प्रोक्योर किए हुए हैं फिजिकल स्टॉक्स। पहले यूएसए में सबसे ज़्यादा को 7000 टन से ज़्यादा का गोल्ड रिजर्व हुआ करता था। अब इस वक्त चाइना के पास सबसे बात बहुत बड़ी है, और वो ब्रिक्स का एक आप देखें जो चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसीज को बैक पिक करना है। यूएसए इस वक्त यूएस गोल्ड बैक करेंसी नहीं रही, तो
यूएसए का जो या, फ्यूचर या। डॉलर का बताया जा रहा है वो वीक बताया जा रहा है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये 2500 से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि 35-37 का टच करा और फिर वापस बढ़ना शुरू हो गया। तो ये एक सेफ हेवन लोगों के पास रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी स्टॉक परचेज किए हुए, तो वो पैनिक जो सेलिंग होती है या प्रॉफिट टेकिंग होती है वो एक मैं और आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं करती। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इससे आम जो लोगों के थे, जो जिनकी शादियों के मसाइल हो रहे हैं, बच्चियों की वो जेवर उनको आर्टिफिशियल लेना पड़ते थे, यहाँ तक कि रेंटल ज्वेलरी और रेंटल जो ब्राइड के ड्रेस थे चलो वो ये शुरू तो हो बड़ी गए थे। अजीब डिबेट हो जाएगी। मैं आमिर साहब से पूछना चाहूँगी। आमिर साहब, अगर हम थोड़ा सा बिजनेसेस के हवाले से ही बात कर रहे हैं और कल की स्पीच के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, अब हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन एजेंडा है उसके अंदर एसओईज की प्राइवेटाइजेशन है, और दूसरा ये कि हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, रेमिटेंसेस को बढ़ाना है, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को बढ़ाना है। ये हमारे अब आइडियलाइजेशन है। तो क्या लगता है आपको कितना ज़्यादा हम ये चीज़ें आइडियलाइज कर पाएंगे, और आने वाले दिनों के लिए जो तैयारी है, खासकर जो एक गवर्नमेंट कहते हैं ना अपने टेन्योर के मुताबिक 5 साल का जो एक मजबूत टेन्योर होता है, उसके अंदर क्या क्या अब मजीद चेंजेस ला सकती है इन पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए जी, सबसे पहले तो आपने स्टेट ओन जो एंटरप्राइजेज हैं उनके बारे से हवाले से कहा। देखिए, आपकी जितनी स्टेट ओन कंपनीज हैं उनको पूरी जो है ना प्राइवेटाइज होना चाहिए, चाहे वो आप 1 रुपये की प्राइस पे भी दे दें, क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट का लॉस तो ख़त्म हो जाएगा ना। गवर्नमेंट जो इंजेक्ट कर रहा है साल का 500-700 अरब रुपया, वो वही आप जो है वो उसको हेल्थ पे लगा सकते हैं, वही पैसा आप एजुकेशन पे लगा सकते हैं, वही आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, वही आप और जगहों पे जो आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, एसएमईज़ के ऊपर लगा सकते हैं। वो पैसा वो जगह पे आपका लग सकता है, कंज्यूम हो सकता है। सबसे पहले तो प्राइवेटाइज जल्द से जल्द होना चाहिए चीज़ों को, और बाकी जैसे चीज़ें चल रही उनको बेहतर से बेहतर करना चाहिए। जैसे हमारे मुल्क में चीज़ें इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब देखें, उनकी विल है, उनकी कोशिश है, और साथ हमारे SIFC के तहत जो चीज़ें चल रही हैं, देखें वो हमारे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए कर रही हैं। बैंक्स के जो है बैंक इंटरेस्ट नीचे आना, अब बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स जो है काइबर -3% ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अभी पॉलिसी अभी यानी कि 15% तो उन्होंने किया है, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो -3% कर रहे हैं, काइबर -3। उसकी वजह यह है कि उनको स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया जी आपने 50% जो लोन है वो मार्केट में देना है, गवर्नमेंट को देने की बजाय वो लोगों को दें, आम पब्लिक को दें, और इस तरह जो बिजनेस को दें, तो इससे बिजनेस की ये ग्रोथ भी थोड़ा सा एक कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है इन चीज़ों की, अदरवाइज आप थोड़ा सा फिर बायस्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है ये इंडिकेटर्स जो हैं ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, और ये मुल्क की बेहतरी की तरफ हैं। और दूसरी बात है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें 5-6 सेक्टर्स की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे सेक्टर्स को भी लाना चाहिए। जैसे दूसरे सेक्टर हैं उनको देखना चाहिए, उसमें इंसेंटिव देना चाहिए। दूसरी चीज़ें देखें, हम जो चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा आपको कह चुका हूँ, वो चीज़ें जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी इंपोर्ट को कर्टेल करने के लिए वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए, सब्सिडिशन होनी चाहिए उसकी, और उसकी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको कह सकता हूँ, जैसे आपकी फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल्स है सारे बाहर से आते हैं, इसी तरह हमारे जो टेक्सटाइल रॉ मटेरियल के लिए कुछ किया जा सकता है, पाकिस्तान में उसके एक्टिव्स बनाए जा सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, वही पाकिस्तान में बनाएंगे, पाकिस्तान में भी कंज्यूम करेंगे और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह टेक्सटाइल से की बेशुमार चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रही होती हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। उसकी सब्सिडाइज़ करें गवर्नमेंट के, जी आप ये अगर चीज़ पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगले 5 साल के लिए उसको इंसेंटिव दे दें कि यार 10 साल के इंसेंटिव दे दें कि आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। एक वो आपका इंपोर्ट बिल है उस पर भी कमी आएगी, और दूसरा जो है वो आप एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। आप 5 सेक्टर्स के अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल है, फिर आपकी IT सेक्टर जैसे, तो IT सेक्टर तो ऑलरेडी 5 सेक्टर्स में से है ना आपका, मैं कह रहा हूँ अगर और चीज़ें उसको आप करना चाहें, उसकी एग्रीकल्चर की वैल्यू एडिशन पे लेके आ जाएं, और बेशुमार चीज़ें SME इंजीनियरिंग है, बेशुमार चीज़ें पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें इन चीज़ों को। इंजीनियरिंग गुड्स का जिक्र सही किया। मैं शम्स साहब आपसे पूछूंगी, इंजीनियरिंग गुड्स आपकी एक ख़राब भी नहीं होता, आपका रॉ मटेरियल भी आपके पास है, और चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं मैनेज। इंजीनियरिंग साइड पे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, हम JF थंडर बना चुके हैं, हम गाड़ियाँ क्यों नहीं बना सकते? देखिए, पाकिस्तान को अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मॉडल है ना, उसको अब हमें चेंज करना होगा। आपकी टेक्सटाइल बैकबोन 60% आपकी एक्सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ सालों में उसका भी थोड़ी सी अब नीचे आ रही है एक्सपोर्ट, उसको आपने सपोर्ट करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, 16 बिलियन का आपकी अर्निंग होती है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही IT का, और फिर आप जो है इंजीनियरिंग के ऊपर आएँ। आपका जो है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट काउंसिल है, अगर मैं उसका देखूँ रोल, तो बहुत ही
क्या कह सकता हूँ कि उसके बाद इतना बुरा हाल है। हम पाकिस्तान में इंजीनियरिंग गुड्स की प्रमोशन करें, पाकिस्तान में इतनी स्किल पोटेंशियल है कि लोगों ने जो राइस का मेरा ताल्लुक है राइस सेक्टर से, जो मशीनरी हम इंपोर्ट करते थे पहले, अब वो मशीनरी यहाँ पे मुरीदके में बन रही है। वो मशीनरी जो आपका जो है सुपर सीडर की जो बात हो रही है ग्रोअर्स को देने के लिए, वो 8 लाख रुपए का सियालकोट में बन रहा है। तो पाकिस्तान जो है, जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट काउंसिल बनी हुई है, जो इन सारी चीज़ों को देखती है, मैं क्रिटिक्स नहीं चाहती इस चीज़ पे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा हाईलाइट करें, क्योंकि तमाम कंट्रीज जो कहते हैं ना, आप बस थोड़ा सा एक्सपोर्ट करें और ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आपके पास तभी मुमकिन है जब हमारे पास जो है कोर इंडस्ट्री लग जाती है। अगर आप कॉपर की, आयरन की, ये जो आयरन और हमारे पास चिन्योट में और पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, हम यूज़ ही नहीं करते। हम अगर इन कोर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाएंगे तो फिर हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट कम होगी और इंजीनियरिंग गुड जो है पाकिस्तान में बनने वाली वो बाहर से सस्ती पड़ेंगी। जैसे राइस की मैंने आपको मिसाल दी, इस तरह से और सेक्टर में मशीनें बन रही हैं, पैकेजिंग की मशीनें बन रही हैं, आपकी फूड की इंडस्ट्री की चीज़ें बन रही हैं। उन सब चीज़ों के ऊपर आपकी जब रॉ मटेरियल जो है लोकल बन रहा होगा, अब अगर आप टिन इंपोर्ट कर रहे हैं और उससे कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो महंगी पड़ेगी, तो फिर लोग कहते हैं कि इंपोर्ट कर लो। अब चाइना जो बना रहा है चीज़ें, आप वही चीज़ें पाकिस्तान में बना सकते हैं। चाइना का आपको पता है, अगर आप जो अर्ली टाइम था उसका, बिजनेस कम्युनिटी की ये वो होती है समटाइम्स, वो भी अपना सही ख्याल देते हैं कि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, फिर यहाँ लाके मार्केट में ट्रेड कर देते हैं, तो उसमें वो कॉस्ट कम आती है, जबकि यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। ऐसा क्यों है? लेकिन अब जब तक आप अपने लोकल जो हिडन आपके जो मिनरल्स हैं, अभी SIFC ने इसके ऊपर भी बड़ा प्राइम उसको फोकस किया हुआ है कि माइंस का जो है और मिनरल डेवलपमेंट का इससे ज़्यादा पर इन्वेस्टमेंट लानी है। आपके पास रॉक फॉस्फेट जो आपकी DAP खाद में यूज़ होती है, जिसकी आपको पता है कि कितनी कीमत बढ़ जाती थी, वो आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, अनयूज्ड हैं। आपके पास प्लांट पड़ा हुआ है, अनयूज है। काकुल के अंदर बहुत बड़े रिजर्वायर है उसके। आपके पास कॉपर है, आपके पास आयरन ओर है, आपके पास क्या चीज़ नहीं है, एल्युमिनियम का आपके पास है, मतलब बेशुमार चीज़ें पड़ी हैं। वजह क्या है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के पास तब होगी जब गवर्नमेंट अपना फुटप्रिंट बिजनेस में कम करेगी। उससे फिर आपका वही 13% की इन्वेस्टमेंट अगर 35% पे चली जाती है तो पाकिस्तान 100 बिलियन एक्सपोर्ट करेगा डॉलर। एग्जैक्टली सर, दिस इज द रीजन प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। चलिए मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं हमारे पास करेंसी अपडेट्स क्या हैं और आज की मार्केट में करेंसी की क्या सिचुएशन है। लेट्स हैव अ लुक। जी, करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 292.68 के लेवल पर, जबकि सेलिंग इज 293.21। यूके पाउंड बाइंग रही 350.73, जबकि सेलिंग वाज 351.36। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.55, सेलिंग वाज 278.05। चाइनीज युआन बाइंग रही 38.73, जबकि सेलिंग वाज 38.8। नेक्स्टली GCC अपडेट्स करेंसी के हवाले से, सऊदी रियाल बाइंग रही 74.02, सेलिंग वाज 74.15। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.16, सेलिंग वाज 76.3। ओमानी रियाल बाइंग रही 723.57, सेलिंग वाज 724.16। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 903.27, सेलिंग वाज 904.89। ये थे करेंसी अपडेट्स। हमारे पास गेस्ट भी मौजूद है, मैं आमिर वहीद साहब से पूछूंगी। आमिर साहब, करेंसी के हवाले से जो एक डॉलर की पोजीशन डाउन, या हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी हमारी रुपी स्ट्रेंथन हो गई है, और ऑल्दो कल भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ एब्जॉर्ब हो जाती है, पता नहीं चलता साल में कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। आपको क्या लगता है कि करेंसी को देखते हुए हम तो ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब है वो थोड़ा सा वाज़े तौर पे दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि अब तक तो इतना कम से कम ह्यूज गैप तो आ जाना चाहिए था 25 रुपए तक का। देखिए, अब वजह ये है कि अभी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो कम्प्लीटली प्लस में नहीं आया। जब तक ये प्लस में नहीं आता, कि एक साल तक कंसिस्टेंटली प्लस में अगर आएगा तो फिर उसका असर हमारी उस पर करेंसी पे आएगा। वो 25 की बजाय 50 रुपये भी कम हो सकता है। अभी इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता 1 रुपया या 5 पैसे 10 पैसे डेली बेसिस पे कम हो रहा है, क्योंकि हमारा वो बढ़ता जा रहा है, हमारा जो स्टेट बैंक का रिजर्व है वो जो बढ़ते जा रहे हैं, और उसी वजह से थोड़ी थोड़ी ये प्राइस जो है वो नीचे आती जा रही है। अगर ज़्यादा उसका हम 5 या 6 महीने की हमारी इंपोर्ट बिल के ऊपर अब आएंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा आपका 20 से 25 रुपये का, मैं ये समझता हूँ। राइट, करेंसी के हवाले से शम्स साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई है कि कोई 1-1.5 साल के अंदर करेंसी आपकी स्टेबल रही है। सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है कि जो अप एंड डाउन होता था कि 300 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, वो तो होना बंद हो गया। और दूसरा ये कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करेंसी को ऐसे लेवल पर रखना जहाँ कि आपकी प्रोडक्ट्स
कंपेटिटिव हों, क्योंकि हम वो बना रहे हैं जो रीजनल प्लेयर बना रहे हैं, वही हम उनसे कम्पीट करते हैं। इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, चाइना है, राइट। तो हम अपने करेंसी को अगर नीचे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली कोशिश करेंगे तो वो राइट साइज तरीका नहीं होता। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली करेंसी आपकी स्टेबल हो जाएगी। एक्सपोर्ट बढ़ने से होता है, दूसरा आपका रिजर्व्स, रेमिटेंस बढ़ना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तानी रेमिटेंस जो इस वक्त आ रही हैं उसके अंदर डबल वो हो सकती हैं अगर हम उनको एक बोनस वाउचर स्कीम दें और उनको स्टेटस ये कहना बंद कर दें कि ओवरसीज़ वर्कर वो सर्विसेज के एक्सपोर्टर हैं। देखें, कोई बंदा प्रोफेशनल पाकिस्तान से बन के या इवन ड्राइवर जाता है तो वो सर्विसेज वहाँ दे रहा है, तो फिर अपने मुल्क के अंदर $1000-2000 भेज रहा है, तो वो आपके $2000 से बढ़ सकते हैं। बांग्लादेश ने अपनी टेक्निकल एजुकेशन के जरिए अर्निंग बढ़ाई। वो छोटा सा मुल्क, हमारे से आबादी उसकी कम, वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी जो इंस्टीट्यूट है उनको बेहतर काम करना होगा। ये जो पुराना था कि वेल्डिंग बनानी और आपने जो नहीं, अब दुनिया के साथ हमें मैच करना होगा। आईटी पे जाना है आपको। अब देखें, यूके की मिसाल देता हूँ कि वहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन की वैल्यू है, वहाँ अगर पढ़ा लिखा जाएगा उसकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उसके पास अगर टाइल लगाने का काम आता है, प्रोफेशनल, उसके पास डिप्लोमा है, तो उसको $100 घंटे के हिसाब से, पाउंड के हिसाब से मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमारी स्किल इम्प्रूवमेंट से आपकी एक्सपोर्ट्स को आपकी रेमिटेंस को बढ़ाएगा। आपकी एक्सपोर्ट के लिए जो लोकल जो हम मारे रहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट आपस में लड़ते हैं कि इसका मिस्त्री तोड़ लो, उसका टेक्नीशियन तोड़ लो, वो आपको यूनिवर्सिटीज में देना बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। शम्स साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर वहीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट प्राइम मिनिस्टर साहब का वो जो आज हमने एक इकोनॉमिक जायज़ा देखा और साथ साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पेश किया, और इसके अंदर जो जो पॉइंटर्स डिस्कस हुए थे उसके क्या आने वाले दिनों में इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, और जो नेगेटिविटी थी मार्केट के अंदर उनके हमने कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भुगत लिए। अब हमें आगे बढ़ना है, अब आगे जाना है। स्टॉक मार्केट की आप विन विन पोजीशन देख चुके हैं, अब हमें इकोनॉमी के लिए भी ऐसी ही विन विन पोजीशन चाहिए। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।